नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा। आज फिर से राज्यसभा में जोरदार हंगामा दिखाई दिया और 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार नोटबंदी के दौरान 84 लोगों की बात कही है। बात का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। उधर पूरा विपक्ष सरकार को नोटबंदी के मुद्दे पर घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा। वहीं सरकार अभी भी अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़ी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया और सीधे शब्दों में विपक्ष के हंगामे को सिर्फ और सिर्फ मीडिया कवरेज का एक तरीका, एक जरिया बताया। अरुण जेटली ने विपक्ष को किसी भी नियम के तहत चर्चा करने की चुनौती एक बार फिर से दी। वहीं हरियाणा को कैशलेस बनाने के लिए भी सरकार की सख्ती अब दिखाई दे रही है। नू में कर्मचारियों के लिए बकायदा मोबाइल बैंकिंग पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। साथ ही कर्मचारियों के लिए किसी भी एप्लीकेशन के जरिए कम से कम एक ट्रांजैक्शन अनिवार्य कर दिया गया। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दिसंबर महीने की सैलरी से उनको हाथ धोना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या नोटबंदी पर संसद में विपक्ष का हंगामा सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए है और क्या नोटबंदी पर बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करेगा विपक्ष? इन तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर से जोरदार हंगामा किया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहा वहां पर गुलाम नबी आजाद ने। सरकार से किस तरीके के सवाल उन्होंने पूछे, क्या बातें उन्होंने सदन के पटल के समक्ष रखी हैं। पूछना चाहता हूं, इन 84 लोगों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है इन 84 लोगों की हत्या के? एक स्कीम लाई गई बगैर सोचे समझे और जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को लाइन में रखना पड़ा और जिसकी वजह से ये 84 जानें चली गई है। कि रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा जितना भी पैसा है वो करेंसी सब वापस आएगी। अब सब वापस आएगी तो ब्लैक मनी कहां? फिर ब्लैक मनी क्या? फिर किसके पीछे आप इस पूरे हिंदुस्तान को आपने लाइन में खड़े करके रखा? फिर क्यों ये इतनी जानें चली गई? क्योंकि ये फिर करोड़ों लोगों को इतनी तकलीफ में और इतने लाखों लोग अपनी नौकरी से, रोजगार से वंचित क्यों रह गए? आज लोग धड़ाधड़ लाखों की तादाद में रिट्रेंचमेंट हो रहा, लोग निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। तो अगर ये पैसा सभी वापस आना था तो ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत? सुना आपने, तमाशा का जिक्र कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। उनका कहना है कि रोजगार खत्म हो गए, परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार जवाब देने तक को तैयार नहीं। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला, विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री के मुताबिक विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए हंगामा करता है। अरुण जेटली ने विपक्ष को क्या चुनौती दी, जरा सुनिए आप भी। विषय महत्व का है और क्योंकि महत्व का है इसलिए इस पे चर्चा पूरी होनी चाहिए। जितने विषय आज आजाद साहब ने उठाए हैं वो सारे उस चर्चा के विषय हैं। सर, ये कहा गया कि चर्चा इस नियम में हो, हम राजी हो गए। ये कहा गया प्रधानमंत्री जी क्या चर्चा में भाग लेंगे? सरकार ने कहा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। वो सदन में भी आते रहे, लेकिन किसी ना किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है। विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत। जी हाँ, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार चुनौती दे रही है। सत्र का पहला दिन और उसके बाद जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ती चली गई तो सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा दिखाई दिया। चर्चा के लिए कोई तैयार नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा है, यानी जो कि बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आडवाणी साहब, उनका कहना है कि ना तो सत्ता पक्ष, ना विपक्ष और ना ही स्पीकर कोई सदन चलवाना नहीं चाहता। इस बात का उनको दुख है। नोटबंदी पर विपक्ष के रवैये को लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया इस पर क्या रही, जरा वो भी सुनिए। ये कोई डिमांड नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो सदन में बैठूंगा भी और बैठे भी हैं। और कहीं
इंटरवीन करने की बात आई, कुछ चीजें ऐसी उनको खुद उनका खुलासा करने की बात आई, तो उसके लिए भी तैयार हुए वो। कि काला धन निकलना चाहिए, काला धन किसी के लिए भी वो नहीं है, और इसके और भी तरीके थे, लेकिन काला धन आज कौन किसका आ रहा, लाइन में कौन खड़े हैं? किसान खड़े हैं, मजदूर खड़े हैं, या छोटे व्यापारी खड़े हैं जिनको इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। जिसका इनकम टैक्स है ही नहीं, आप कृषि पे इनकम टैक्स है ही नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पे तो किसी टैक्स है नहीं, तो उनके पास काला धन में। खैर, ये तो सदन की कार्यवाही की बात हो गई, आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई, लेकिन उसी बीच में हरियाणा सरकार ने भी फैसला किया था कि बहुत जल्द हम कैशलेस की व्यवस्था करेंगे और सरकारी स्तर पर कम से कम इसको लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई। 1 हफ्ते का टारगेट भी रखा गया। नू डीसी ने कर्मचारियों को ई पेमेंट करने के निर्देश दिए। कैशलेस सिस्टम के लिए प्रशासन ने सख्त रुख दिखाते हुए बाकायदा अल्टीमेटम दिया है कि अगर ई पेमेंट नहीं दर्ज कराया तो दिसंबर की सैलरी नहीं मिलेगी। अपने मोबाइल से पेटीएम या एसबीआई बडी या अन्य कोई इंटरनेट जो अपलोड कर लेंगे और इस तरह वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या अन्य तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए जो अटेंडेंस रजिस्टर में जो सीरियल नंबर पहला है वो सीरियल नंबर 2 को 100 रुपये ट्रांसफ़र करेगा एसबीआई बडी से या पेटीएम से या अन्य माध्यम से। 2 नंबर वाला 100 रुपये ट्रांसफ़र करेगा 3 नंबर को, 3 नंबर वाला ट्रांसफ़र करेगा 4 नंबर को। इस तरह जब ईच एंड एवरी स्टाफ मेंबर मोबाइल के माध्यम से और इस तरह ट्रांजैक्शन करना सीख जाएगा और ट्रांजैक्शन करने लग जाएगा, उसके बाद ही दिसंबर महीने का वेतन उनका बनाएगा। जी हाँ, तो सवाल भी आपके सामने थे, तमाम बातें हो गई, किस तरीके की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है, सरकार का रुख क्या है, विपक्षी आरोप क्या है, उसके बीच में जनता की परेशानी क्या है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल क्या है, वाकई ये नहीं उठना चाहिए कि हाँ, जो आरोप लगाया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से कि सिर्फ क्या 0 आवर में कुछ मुद्दा उठा देना है मीडिया कवरेज के लिए और बाकी चर्चा से भागना है, क्या ये एक अहम सवाल है? क्या वाकई इस आरोप में दम है? दूसरा सवाल हमारा यहां पर यह भी था कि क्या वाकई जो चुनौती दी है जेटली साहब ने उसको विपक्ष स्वीकार करेगा, और अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे की वजह क्या? और तीसरा अहम सवाल यह भी है कि जो प्रशासनिक तैयारियां अभी की जा रही हैं क्या उसका असर दिखाई देगा? क्या इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हर एक व्यक्ति तैयार है जो कि सत्ता से जुड़ा है या फिर प्रशासन से जुड़ा है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। राजीव जेटली साहब हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त दिल्ली स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत स्वागत है जेटली साहब आपका। अरविंद भारद्वाज साहब इनेलो की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और विकास चौधरी हमारे साथ, नेता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है विकास जी आपका। गुरुग्राम से हमारे साथ अमित नेहरा सर जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है नेहरा जी आपका भी। सबसे पहले विकास जी मैं आपसे शुरुआत करता हूं, आरोप आरोप आरोप, चर्चा क्यों नहीं? अतुल जी, चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमने कहा है कि वोटिंग भी कराई जाए। ये वोटिंग नहीं कराना चाहते। अगर वोटिंग कराएंगे तभी तो पता लगेगा कितने लोग इनके साथ है, कितने इनके खिलाफ है। हमारी मांग है वोटिंग की। ये वोटिंग से बचना चाहते हैं, खाली चर्चा कराना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि वोटिंग से पता लग जाए कि कितने लोगों ने इनको समर्थन दिया है, कितने लोग इनके खिलाफ है। लेकिन सरकार खाली हम पे आरोप लगा रही है कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है। अरे विपक्ष ड्रामा नहीं कर रहा, विपक्ष जनता की आवाज उठाता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा, हम आपकी डिबेट में कई बार आए, हमने कहा जनता का मूड बदल रहा है और अब उसके परिणाम सामने भी आ रहे हैं। मैं आपको 8 ऐसी घटनाएं करता हूं हरियाणा की जो पिछले 2 दिन में हुई हैं। आपको बता दूं, अभी दादरी में लोगों ने रोड जाम करा, आज के अखबार में आई हुई है। कल लोहारू में लोगों ने जाम किया, उन पे मुकदमा लगा दिया गया 50 लोगों पे रोड जाम करने का। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, सिरसा में लोगों ने रोष प्रदर्शन करते हुए डीसी को ज्ञापन दिया। उसके अलावा उकलाना में लोगों ने प्रदर्शन किया। 4 तो घटना होगी प्रदर्शन की। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो बैंकों पे तालाबंदी करी गई है, हिसार में बैंक पे तालाबंदी करी गई, फरीदाबाद के एनआईटी में सिंडिकेट बैंक पे तालाबंदी करी गई, पृथला में दयालपुर पे बैंक पे तालाबंदी करी गई। ठीक है। आप ये देखिए, लोग अब बैंकों पे ताले लगाने लग गए, रोष मार्च निकालने लगे, रोड जाम करने लगे। मेरा सवाल ये है, इसके बहुत चर्चा हम लोग इस पर कर चुके हैं। इस पर चर्चा नहीं है, रोड जाम तो होने लगी है, पब्लिक आने लगी, इसमें कोई पार्टी नहीं है। तो सर, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा है। विपक्ष नोटबंदी के बाद संसद बंदी पर क्यों तुला हुआ है? आप कह रहे हैं, आपका एक ग्राउंड है, आपका कहना है कि वोटिंग की बात आप कह रहे हैं, उसका जवाब जेटली साहब देंगे। जहां पर सत्ता पक्ष के लोग कम हैं, उस सभा में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष तो एकजुट है, तो क्यों आखिर वोटिंग का मसला? आप ऐसे ही चर्चा क्यों नहीं करते? आप अपना पक्ष रखिए, वो अपना पक्ष रखिए। ये ग्राउंड लेकर आप लोग क्यों सामने आ रहे हैं कि पहले ऐसा ग्राउंड दे दे जिस पर ना तो वो तैयार ना तैयार? प्रजातंत्र में
वोटिंग का ही तो महत्व है जी। ये तो फिर तानाशाही होगी कि वोटिंग उनके खिलाफ है फिर भी वो अपनी चलाएंगे। जब सब लोग उनके, आप मुझे एक बात बताइए, हम इतने दिन से इन्हें कह रहे हैं, ये रोज एक बात बदलते जाते हैं, पहले तो प्रधानमंत्री नहीं आ रहे थे, अभी आ गए प्रधानमंत्री, तो अब वोटिंग पे भी आ जाए। अगर ये बाग साफ है तो वोटिंग पे क्यों नहीं आते? पहले भी वोटिंग होती रही है, कोई पहली बार थोड़ी संविधान में वोटिंग कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे प्रधानमंत्री आए तब बोलेंगे, अब आप कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री। हम वोटिंग की शुरू से कह रहे हैं, हमने वोटिंग की और पहले प्रधानमंत्री का ज्यादा जिक्र होता था, अब वोटिंग का जिक्र होने लगा जब वो आ गए। आप चर्चा करना चाहते हैं या नहीं चाहते? चर्चा करना चाहते हैं तभी तो जी हम जा रहे हैं। चर्चा की तो बात चल रही है। हम मतलब आपका ये आरोप है कि सत्ता पक्षी भाग रहा है, वो नहीं चाहते। हाँ, आज इनके अडवाणी जी ने भी कह दिया, उन्होंने खाली विपक्ष पे थोड़ी दोष लगाया, उन्होंने सांसदीय केंद्रीय मंत्री पे लगाया, स्पीकर पे दोष लगाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जो इनके नेता हैं बड़े, जब वो इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो खाली आप हम पे दोष नहीं, तो विपक्ष को सिर्फ आप टारगेट नहीं कर सकते। इनके नेता ने बोला। ठीक है भारद्वाज साहब बताइए, क्या ये मीडिया कवरेज का एक तरीका भर है कि 0 आवर में कुछ हो अल्लाह मचा दिया, थोड़ी देर के लिए फुटेज मिल गया, उसके बाद सब सन्नाटे में सब गायब? अतुल जी, लोकसभा और संसद जो हमारी राज्यसभा लोकसभा दोनों को चलाने की जिम्मेवारी जितना विपक्षी है उतनी सरकार की भी है। और अगर वो नहीं चल पा रही है, लगभग 16 नवंबर से ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है लोकसभा, उसके बाद आज तक लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है संसद में, पार्लियामेंट पर जो ये चल रही है उसके ऊपर। उसके बावजूद उसका जो रिजल्ट है वो मुश्किल से 15 से 20% है, इससे ज्यादा काम नहीं हो पाया वहां। उसके लिए सब जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है और विपक्ष भी जिम्मेवार है, क्योंकि वहां पर बहुत से सवाल लगने चाहिए थे। ये कई महीनों बाद ये संसद का जो सेशन आता है उसमें सभी क्षेत्रों से, चाहे कोई आसाम से हो, कोई आंध्र प्रदेश से हो, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, सभी स्टेटों के, कोई दूर दराज के क्षेत्र जो रिमोट एरियाज है वहां से भी सांसद हैं, उनके अपनी समस्याएं हैं, कहीं आदिवासियों की, कहीं पानी की समस्या। अब हम अपने हरियाणा की बात करें, SYL का मुद्दा है, गरीब मजदूर किसानों की बात है। तो इन इतने अहम मुद्दों को छोड़कर आप सिर्फ एक डिमोनेटाइजेशन जो है, नोटबंदी जो है, उसी पर बैठे रहें, ये गलत है। हम इसके पक्ष में नहीं है, चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। डिमोनेटाइजेशन पर, नोटबंदी पर भी चर्चा होनी चाहिए, हम चाहते हैं, परंतु सिर्फ उस एक चर्चा के बहाने आप पूरी संसद को काम रोक दें, संसद को बंद कर दें, ये गलत है। कांग्रेस की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि साहब हम 184 नियम जो है उसके तहत चर्चा कराना चाहते हैं जिसमें वोटिंग होती है। तो अगर सरकार को क्या दिक्कत है? अगर 184 के तहत विपक्ष चाहता है, कांग्रेस चाहती है, तो होने दीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस अगर ये कहती है कि इससे पता चल जाएगा कि सच्चाई कौन किसके साथ है, तो साहब ये भी गलत है आपकी, ये भी आपकी भूल है, क्योंकि इसमें एक विहिप ला दिया जाता है, जो जिसका सांसद है, जो जिस पार्टी का सदस्य है, वो उसी को वोट डालेगा। तो ये कोई रेफरेंडम नहीं है, या आपने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे जिससे कोई सरकार गिर जाएगी, ये वो बात नहीं है। यहां पर सिर्फ मकसद ये था कि चर्चा हो कि ये कितना हमारे समाज या हमारे देश के लिए कितना ही फायदेमंद है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, इस पर चर्चा होनी थी, जिसको लेकर आपने पूरा एक महीना, लगभग एक महीना निकाल दिया संसद का, जिसमें कितने विषयों पर चर्चा हो सकती थी। आज भारद्वाज साहब, आपका यह कहना है कि इसके लिए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और उसके साथ साथ विपक्ष में बड़ी भूमिका कांग्रेस की है, तो कांग्रेस जिम्मेदार ज्यादा, इन्हें लोग इसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस की बात है, बाकी जो विपक्षी पार्टियां ये दोनों भाग रहे हैं, फंसा रहे हैं, मतलब ये कांग्रेस और बीजेपी की और अहम की लड़ाई है। मैं ये भी कहूं, ये एक जिद है। अब जो लड़ाई है पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं, वो डिमोनेटाइजेशन नहीं है, वो एक जिद है कि साहब हम 184 पर चर्चा चाहते हैं, ऐसी सरकार कह रही है हम 193 पर ही करेंगे। तो ये एक जिद है जिसकी वजह से पूरे देश का 150 करोड़ से ज्यादा रुपया बर्बाद हो चुका है और कीमती समय बर्बाद हो चुका है। तो मैं तो यही चाहता हूं, सरकार के भी प्रतिनिधि भाजपा के बैठे हैं, कांग्रेस से मेरे साथी बैठे हैं, कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, परंतु उस एक चर्चा के बहाने, उस एक विषय के बहाने आप पूरी पार्लियामेंट को खराब कर दें, ये गलत है, हम इसके विरोध में हैं। वहां पर और भी बहुत मुद्दे हैं, उन पर भी बात की जा सकती है। आप ये लगाइए कि GST पर जो हमारा काम चल रहा है हमारी सरकार का, उसके जो रेट्स तय होंगे उन पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे व्यापक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हो नहीं रही, बल्कि सिर्फ जिद्दी बच्चे की तरह आपस में लड़ रहे हैं, लगे हुए थे। और इसका देखिए कितना उदाहरण भी निकला पिछले दिनों में सत्र के दौर में, कि दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ एक व्यक्ति कूद पड़ा कि नहीं कोई चर्चा कर रहा है तो मैं ही कर लेता हूं चर्चा। वो असल में कुछ गड़बड़ था, उल्लंघन किया गया, उसको फिर चेतावनी भी मिली। लेकिन लोग चाहते हैं कि हाँ चर्चा हो तो, लेकिन जो चाहते हैं वो अलग हैं, जो नहीं चाहते हैं वो कौन लोग हैं वो भी आपके सामने है। जेटली साहब बताइए, आप क्यों अड़े हुए हैं? ये तो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं?
देखिए अतुल जी, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि नियम 194 के तहत चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है और उसको अभी नहीं माना गया। विपक्ष को एक मौका चाहिए था जिस वजह से वो चर्चा से भाग सके। वो एक अलग सब्जेक्ट है, सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है और राज्यसभा टीवी सबके पास आता है, सब देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जैसा अभी बताया गया कि 178 करोड़ का नुकसान हुआ है सदन ना चलने की वजह से। ठीक है। और 178 करोड़ रुपए के अंदर लगभग 1400 एटीएम बन जाते हैं। इतने खर्चे के अंदर, और 1400 एटीएम बनने का मतलब है कि जिस वजह को लेकर सदन को डिस्टर्ब किया जा रहा है वो वजह ही खत्म हो जाती है, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और है। बहुत गौर करने वाली बात है, सभी विपक्षी यहाँ पर साथी बैठे हैं। अलग अलग डिबेट के अंदर आपको याद होगा कि जब हम नोटबंदी के ऊपर आए थे तो अब सबने अपना अपना वर्जन दिया था कि बुआई का टाइम है, रबी की बुआई होनी है, किसान पैसा कहां से लाएगा, या इससे मार्केट ठंडी पड़ जाएगी, मार्केट गिर जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रबी की जो बुआई है उसमें 7 से 8% की बढ़ोतरी हुई है इस बार, बावजूद उसके की नोटबंदी हुई। नोटबंदी का असर है, बढ़ गई, उसके साथ रबी की बुआई भी बढ़ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ये बार बार कहते थे कि मार्केट गिर जाएगी। अब ये देखिए कि जीडीपी हमारी माननीय प्रधानमंत्री के टेन्योर के अंदर जो जीडीपी है वो लगभग 7.8 तक टच कर जाती है। और जब डीमोनेटाइजेशन नहीं होता है, नोटबंदी नहीं होती है पूर्व की सरकार में, तो ये गिरकर 5 पर चली जाती है। और उससे पहले जब वाजपेयी जी की सरकार होती है तब भी ये 7 पर रहती है, लगभग 6.5 पर रहती है। ठीक तो है। एक बात तो देखने वाली है कि नोटबंदी के बाद देश तो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो देश गिरा हुआ देश था उस देश को हमने उठाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सदन के ऊपर चर्चा के ऊपर बात आ रही है। सदन के ऊपर एक ही बात आती है कि लोग कहते हैं कि सदन में चर्चा करवानी चाहिए। आप ये देखिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, सदन पहले भी डिस्टर्ब रहती थी, हम ये नहीं कहते, ठीक और हमारी वजह से भी रहती थी। लेकिन तब मांग क्या होती थी? मांग ये होती थी जितने घोटाले हो रहे हैं उसके ऊपर एक जेपीसी बनानी चाहिए। हम ये मांग करते थे कि घोटालों को उजागर करना चाहिए, तो इसलिए सदन नहीं चलता था, वो उसका जवाब नहीं देना चाहते थे। आज भी जब सदन को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो किस बात के लिए किया जा रहा है कि आपने नोटबंदी की है, इससे जो है नुकसान हो जाएगा उन लोगों का जो काला धन रखते हैं। तो आज भी वजह यही है कि उस टाइम जो घोटालों से पैसा कमाया गया था वो पैसा कैसे बचाया जा सके उसके ऊपर दोबारा से सदन बंद की जा रही है। आज हम ये कहते हैं कि विपक्ष को, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने खुली चुनौती दी कि आप चर्चा अगर करने के लिए आ सकते हैं तो आप चर्चा कीजिए, हम चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जवाब किसका लेंगे, किस बात का लेंगे? ना जनता किसी के साथ। अगर आप ये बात करते हैं वोटिंग की, देखिए वोटिंग पीछे भी हुई थी, 40-45 तक सिमट कर रह गए थे। वोटिंग आगे भी होगी, कितने तक रहेंगे वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन बात यहां पर ये हो रही है कि बात कहते हैं वोटिंग करवा लीजिए, चर्चा तो कीजिए कम से कम आकर। और इतना नुकसान जो देश का कर दिया है, लगभग 178 करोड़ रुपए का नुकसान आपने कर दिया, उस नुकसान का अंदाजा लगाइए कि इस देश की जनता को वो फैसिलिटी मिल सकती थी जिसके माध्यम से डिमोनेटाइजेशन के अंदर जो जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें दूर हो सकती थी। हम तो बार बार कहते हैं कि आप आइए चर्चा कीजिए, क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाईचारा भी बढ़ रहा है। जैसा भी आपने पीछे भी 2 दिन पहले, कल भी आपकी एक डिबेट रही होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाईचारा बढ़ रहा है। उस भाईचारे से भी विपक्षी घबरा जाते हैं कई बार। यानी वो सारे मुद्दे हैं जिनको आप गिना रहे हैं, इसी वजह से चर्चा में शरीक नहीं हो रहे। और इसके लिए एक लाइन में आऊंगा आपके पास, एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि विपक्ष में कौन सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार? जेटली साहब एक लाइन में जवाब। देखिए, अलग अलग वर्जन अलग अलग वक्त पे सहूलत के हिसाब से अगर कोई आदमी बदल जाता है तो उससे एक बात का अंदाजा तो लगता है कि अपना कोई स्टैंड नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आपको अपना स्टैंड रखना होगा। आपको एक कहना होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी एक पार्टी का मैंने बोला था नाम, कोई ऐसा लगता है 1-2-3 पार्टी की ज्यादा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ममता जी हैं, ममता जी की अपनी अलग मजबूरियां हैं। बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा नकली नोट छपता है। राहुल गांधी जी है, उनकी अपनी अलग मजबूरियां हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही गठबंधन बनाने जिनके ऊपर 2-2, 3-3 ठप्पे लगे हों भ्रष्टाचार के। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब ये सारे लोग, आज गुलाम नबी आजाद जी ने कहीं पर बोल दिया 84, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि आज इनको 84 के दंगे आज याद आ रहे हैं, तो बाद में बताया कि नहीं 84 किसी और सब्जेक्ट को लेकर बोल रहे थे। तो आप ये देखिए, उन्होंने तो अपना सब्जेक्ट सही रखा था, आप कंफ्यूज हुए, तो उसमें आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है कि 84 के दंगे में जिसमें हजारों लोग मारे गए, हमें लगा कि शायद आज बात करेंगे तो फिर कोई 2002 की बात करेगा, वो छोड़ दिए, वो मेरा विषय नहीं है। विकास जी बताइए, सीधी सी बात ये, और जैसा आपने भारद्वाज साहब को भी सुना, उनका भी ये कहना था कि देखिए कांग्रेस का रुख जिद वाला है। मेरा सवाल यह है कि अगर थोड़ा वहां से अलग
नहीं कुछ निकल पा रहा है, आपसे भी अलग नहीं निकल पा रहा है, कम से कम चर्चा शुरू तो करिए। बाद में नियम अगर लगता है कि बहुत जरूरी है, उस पर आप अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, जनता भी समझेगी, तो सरकार को वैसे ही दबाव बनेगा। आप सिर्फ आते ही हो हंगामा शुरू करते हैं, और खासतौर से एक समय में कि मीडिया कवरेज मिल जाए। क्यों आखिर ऐसा? सुझाव आपके पास है, हुड्डा साहब ने कहा है कि तरीके कुछ हो सकते थे, कांग्रेस क्यों नहीं दे रही सुझाव? जरूरी है कि चर्चा करें, सुझाव दे। ऐसा है अतुल जी, जैसे हमारे बीजेपी के साथी ने बताया, राजीव जी ने, ये एक ही बात पे पता नहीं क्यों रहते हैं। कोई भी बात होती है, अगर हमारी पार्टी देश की पार्टी है, क्षेत्रीय दल नहीं है कि खाली एक मुद्दे पे समेट के रह जाए। पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। खाली एक देश में ऐसा, एक जगह पे ऐसा नहीं हो रहा, एक स्टेट में आप कहो कि एक स्टेट की परेशानी है, पूरे देश की परेशानी है। पूरे देश में व्यापार पे फर्क पड़ा है। इन्होंने तो बहुत अच्छे आंकड़ों के खिलाड़ी है भाजपा वाले, अरुण जेटली भी जी आंकड़े बढ़ा के लाते हैं, लेकिन जब धरातल पे देखो तो कुछ नहीं निकलता। ये आंकड़े बढ़ाने में आप आंकड़ों को सही देखेंगे तब ना, आप कांग्रेस के नजरिए से देखेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। मैं आंकड़े आपको बता दूं, मैं तो जितना अभी भी तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आंकड़े तो अपनी जगह हैं, जो है उसके लिए बाद में सरकार जवाब देगी। जनता परेशानी के बीच में अभी भी कह रही है फैसला सही है, तो आप चर्चा तो शुरू करिए। विषय तो ये चर्चा क्यों नहीं कर रहे? अभी हरियाणा की 8 जिलों में बताया है, वो रोज जाहिर कर रहे हैं, वो रोज फैसले के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आज से हफ्ता पहले किसने रोज जाहिर किया था? आप बताइए बात। जनता ने भी जो रोज जाहिर किया था आज करने लगी है ना। 30 दिन भी नहीं हुए, अभी तो 29 दिन हुए हैं, रोज जाहिर करने सड़कों पे आ रही है ना। यानी अब आपको लग रहा है नजरिया बदल रहा है? नजरिया तो बदलना ही है, क्योंकि सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही। इन्होंने बहुत प्यार से, मेरे मित्र ने कहा कि इतने करोड़ रुपए में इतने एटीएम बन जाते। क्या ये इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जो हजारों एटीएम बने हुए हैं, उनमें से क्या 50% भी एटीएम काम कर रहे हैं? आप बढ़ाएंगे तो बाद में पहले जो चालू है एटीएम उनको तो दुरुस्त कीजिए। आप हाईवे पे देखिए जाकर के, अगर 100 एटीएम है तो उनमें से 40 एटीएम काम कर रहे हैं। हमारे फरीदाबाद में 545 एटीएम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 141 एटीएम काम कर रहे हैं। अरे आप पहले वालों को दुरुस्त कीजिए जनाब, बाकियों को तो नए को तो तब बढ़ाएंगे आप। बात फिर वही है कि ये बात हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, और ये नहीं करने दे रहे। भाजपा वाले सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हम पब्लिक, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अरे भ्रष्टाचार को मेरे भाई बढ़ावा, ठीक है। यानी दोनों अपने ग्राउंड्स में उलझे हुए हैं। पब्लिक का, हम पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं, हमने वोटिंग की बात करी। ठीक है, एक ब्रेक लेना है मुझे, उसके पहले भारद्वाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भारद्वाज साहब। अतुल जी, आज इस देश में लगभग, मेरे साथी भी जिस तरह से बता रहे हैं, आज इस देश में लगभग 2 लाख एटीएम है, जिनमें से सिर्फ 30%, 30% बिल्कुल सही आंकड़ा आपका। तो ये भी तो एक सरकार को इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि इनको ठीक क्यों नहीं किया जाए। मैं एक और बात भाजपा से जानना चाहता हूं कि आज लगभग 1 महीना होने को है इस नोटबंदी को, जब से लागू हुई, उसके बाद जनता की परेशानी हुई। ये तो जनता, ये भी मानते होंगे कि जनता परेशान है। निर्णय सही है गलत है वो एक अलग चीज है, परंतु व्यवस्था की वजह से जनता परेशान है तो मानते हैं। उस जनता की परेशानी को दूर करने के लिए अब तक इन्होंने कौन से प्रयास किए नए, वो अगर ये तो मैं इन्हें मान जाऊं। एक भी प्रयास सरकार ने व्यवस्था सुधारने में नहीं किया। 30% एटीएम चल रहे हैं, वही हालत आज भी है। आपने नोट का साइज कहीं बड़ा कहीं छोटा करके भेज दिया, वो फिट नहीं हुआ, उसे एडजस्ट करने में मशीन में टाइम लगा। उसके बाद आपके अपने जो बैंक कर्मचारी हैं उनके घोटाले पकड़े जाने लगे, वही मिली भगत करने लगे। इनके अपने एक कर्नाटका में पकड़ा गया मनीष शर्मा नाम का जो पूर्व प्रत्याशी भी रहा है इनका, उसके पास से 33 लाख की नई करेंसी, कलकत्ता में, वही बंगाल, वहां पकड़ा गया। इसके अलावा एक तमिलनाडु में पकड़ा गया जिसका नाम JVR अरुण है, उसके पास से 20 लाख नई करेंसी मिली। तो ये सब क्या है साहब? ये तो आपने ही धंधा शुरू कर दिया। दूसरों पर काले धन का आरोप लगाते थे, दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते थे, आपके अपने लोग एक एक करके सब उजागर होने लगे। आप इस पर जवाब दीजिए ना। ठीक है, मैं चाहूंगा, मैं रोकूंगा जेटली साहब, मैं रोकूंगा आपको, मुझे ब्रेक भी लेना है। उसके पहले नेरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ तकनीकी काम नहीं, उसके बाद में प्लीज सर, बाद में। नेरा साहब, आपने सुन लिया पूरी चर्चा। यहां पर भी देखिए सिर्फ तमाम ग्राउंड्स हैं, सब अपने अपने ग्राउंड लेकर उलझ रहे हैं। यही हाल संसद के अंदर है, यही हाल संसद के बाहर। वहां पर चर्चा कोई नहीं चाह रहा, चुनौती सब दे रहे हैं। देखिए अतुल, मैं तो ये कहूंगा कि जो बात हमें कहनी चाहिए, पत्रकार को कहनी चाहिए, वो आज जो वरिष्ठ नेता हैं सदन के, सबसे वरिष्ठतम नेता है, उन्होंने कह दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अपने आप कह दी है, सबका काम कर दिया जी, उन्होंने सबका काम कर दिया है। इसके बाद भी अगर सरकार और विपक्ष ना चेते तो उनकी नासमझी है। और रही बात, देखिए विपक्ष भी खाम का आड़ा है और सरकार भी बेवजह अड़ी है। सभी को पता है कि किसका कितना बहुमत है। अगर वोटिंग हो भी गई तो उसमें क्या होगा, सही बात, देश को क्या दिखाना चाहते हैं। और इससे पहले जो गैर
इससे पहले जो गैर कांग्रेसी सरकार गैर बीजेपी सरकारें रही हैं, अगर किसी सदन में उनका बहुमत नहीं रहा है तो अगर ज्यादा ही फंसी हो गई, अगर भाई अब तो वोटिंग करानी पड़ी, तो संयुक्त सत्र बुला के लोकसभा और राज्यसभा का तो वोटिंग हो जाती है, तो उसमें पारित हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हठधर्मिता दोनों तरफ से छोड़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसमें कई बातें बड़ी चौंकाने वाली हुई हैं। आज की जो कार्रवाई है, मैंने जो देखा आज सारा दिन, और पहली बात तो जो गुलाम नबी आजाद जी ने आरोप लगाए हैं, उसमें एक सबसे बड़ा जो आरोप है, मौतों का आरोप इतना बड़ा नहीं है, हालांकि मानवीय पक्ष उसमें जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन से आरबीआई ने ये जानकारी देनी बंद कर दी है कि कितने नोट जमा हो रहे हैं रोजाना, 1000 के और 500 के। तो सरकार की तरफ से किसी ने इस बात का खंडन नहीं किया कि आरबीआई ने ऐसी जानकारी देनी बंद कर दी है या दे रही है, या सरकार आंकड़े देती कि नहीं इतने नोट बंद हो चुके हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। और दूसरी बात, देखिए जो संसदीय मंत्री हैं अनंत कुमार, तो उन्होंने वोटिंग के बारे में एक बयान दिया आज संसद में। उन्होंने कहा कि वोटिंग तो हो चुकी है, जो नियम 56 के तहत कराना चाह रहे थे पहले विपक्षी दल, कि बोले वोटिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी। तो बोले क्या वोटिंग हुई है? तो उन्होंने कहा कि टाइम मैगजीन की वोटिंग में नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रंप नंबर 1 हो गए। देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। जी, नहीं, नंबर 1, 2 जो भी है, अगर मोदी जी फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? एक विदेशी मैगजीन का आप उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, और वो भी आप संसद में दे रहे हैं, जो सभी चुने हुए चुनिंदा नागरिक हैं। अगर वो बात आप जनसभा में कहें तो वो कहीं ना कहीं जचती है कि हाँ, लोगों को, जनता को गुमराह करने के लिए ये बात बोल दी गई। लेकिन क्या है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको ये कहना कि मतदान तो हो चुका, तो ये बड़ा बेतुका सा है। और रही बात क्या है कि अब जैसे जैसे नोटबंदी की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आज 29वां दिन है, कल 1 महीना हो जाएगा पूरा, परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि गाजीपुर रैली में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि इस नोटबंदी से जो परेशान है वो बेईमान है। तो आज देखिए परेशान कितने आदमी हैं, क्या वो बेईमान हैं? और देखिए दूसरी बात, जो पॉलिटिकल बयान जो पार्टी की तरफ से आया था, अमित शाह ने एक बात कही थी कि मायावती और मुलायम सिंह के चेहरे की चमक गायब है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने 50-50 वाला खेल खेल लिया, तो मुझे लगता है कि शायद चमक वापस आ गई होगी। अब उसके बारे में कोई बयान ही नहीं आया कि चमक यानी सर कुल मिलाकर ये है कि एक फैसला किया गया, उस फैसले पर अलग अलग टिप्पणियां रही, लेकिन आज भी टिप्पणियां जिस तरीके की आ रही है उससे लगता है कि मामला दोनों तरफ से उलझा है। कोई जिद्दी बच्चे की तरह लड़ रहा है और कोई जो बातें कह रहा है वो कितना जिम्मेदार है और कितनी जिम्मेदारी से कह रहा, सवाल इस पर भी खड़े। चुनौती दी गई है सरकार की तरफ से, स्वीकार होगी नहीं होगी, सवाल हमारा यही होगा। उसके पहले जेटली साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, बहुत संक्षेप में। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा कि किसी पार्टी के ऊपर इल्जाम तब लगाया जाए जब आपके पास तथ्य हो। जैसा अभी बताया गया कि इनके नेता पकड़े गए, मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। कर्नाटका के जो एक पॉलिटिशियन है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक लेटर जारी करके कहा था कि ये इनकी शादी में कोई नहीं जाएगा, जिसका ये जिक्र कर रहे थे। दूसरी, एक सेकंड सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात, मैं सारी बात बता। अरे सुन लीजिए, आपका प्रदेश, अरे सुन तो सेक्रेटरी है, दूसरे मुद्दे पर आप जा रहे हैं जेटली साहब, आप कहीं और सुन तो लीजिए एक बात। दूसरी बात इन्होंने बंगाल की उठाई, जो हमारी पार्टी से निष्कासित है, जो बंगाल की बात उठाई। तीसरी बात, अगर ये बात उठा रहे हो तो कम से कम आप ये बताना चाहते हो कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो वो किसी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं होना चाहिए। मैं इतनी बात पूछना चाहता हूं, इनके नेता जेल में बैठे हैं, क्या ये बोलेंगे कि हम उनको पार्टी से निकाल रहे हैं? पहली बात ये है, सुनिए पूरी बात, पहले पूरी बात सुनिए। जेटली साहब घुमाने वाली बात, आपके नेता के ऊपर
अब हम घोटाले में इसका जिक्र करूं क्या? अब आप शोर मत नहीं, मचाइए, नोटबंदी में चर्चा है। शोर तो आपने मचाया। नोटबंदी में हमारे नेता का नाम बताइए, हमारे नेता के घर छापा पड़ा हो बताइए, 1 रुपये के दागियों बताइए। आपने नीच में बोला नहीं था मैं, शोर मत टॉपिक से बाहर क्यों जाते हैं? ऐसे कैसे चर्चा होगी? अतुल जी कैसे लोगों को, क्या ये टॉपिक कैसे लोगों को, कैसे नोटबंदी में एक मिनट सर, एक मिनट भारद्वाज साहब, एक मिनट भारद्वाज सर, भारद्वाज साहब सर, प्लीज एक एक करके प्लीज भारद्वाज साहब शांत हो जाएं, भारद्वाज साहब आप शांत हो जाएं, भारद्वाज साहब मैं हूं उसके लिए। जेटली साहब एक मिनट जेटली साहब सुनिए, जेटली साहब, राजीव जेटली मेरी बात सुनिए, राजीव जेटली मेरी बात सुनिए। अरविंद भारद्वाज आप शांत हो जाए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अरविंद भारद्वाज मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं हूँ उसके लिए। राजीव जेटली साहब मेरा सवाल आपसे यह है कि चीखना किसने शुरू किया, मुद्दे से भटकाया किसने? आपसे मेरा सीधा एक सवाल पूछा था और आप उसके बाद कुछ जवाब इनके जवाबों पर देना चाह रहे थे, आप कहां से कहां चले गए? देखिए नहीं, कहां से कहां चले गए? आप घुमाते क्यों हैं चर्चा को? जेटली साहब घुमाते क्यों हैं चर्चा को? एक मिनट जेटली साहब पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए, क्यों इतना हाइपर हो रहा है? विकास चौधरी साहब, चुनौती दी है सरकार ने, क्यों नहीं कर रहे स्वीकार? देखिए मैं आपको बताऊंगा, हमारे बीजेपी के साथी बात को कह रहे थे कि विपक्ष हमारा तो काम है काम ना चलने देने का। मैं इनके एक संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा। आज के अखबार में आ रहा है कि रूस के दूतावास ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसी तरह से व्यवहार रखेंगे तो हमें अपने वहां पर जो आपके एम्बेसी वाले हैं उनके साथ भी कटौती करनी पड़ेगी। उसके अलावा यूक्रेन के दूतावास ने वो करा है, कजाकिस्तान के ने किया है, डीन ऑफ डेमोक्रेटिक कोर्स देशों ने किया है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी विरोध कर रहे हैं क्या? वो सब भी काला धन वाले हैं क्या? आप बताइए, हम अगर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अगर इस मुद्दे को नहीं उठाएगी जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी बेइज्जती हो रही है, मेरा सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको चिंता है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये सारी बातें क्या डिबेट में यहां पर बैठ के हो जाएंगी तो हो जाएगा, या आप जवाब नहीं दे सर? नहीं तो वहां बैठ के जवाब नहीं दे। आपको चुनौती उन्होंने दी, आप बैठिए, छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए नियम, चर्चा तो शुरू करिए। चर्चा हमने कहीं वोटिंग के साथ करेंगे। क्यों वोटिंग पर अड़े? जब आप सदन के समक्ष और जनता के समक्ष जब हम सरकार में थे तब ये वोटिंग नहीं कराते थे क्या? उन्होंने चुनौती दी है, जेटली साहब ने चुनौती दी है कि हर आपकी मांग स्वीकार आप आइए, क्यों फिर भी वहां पर वोटिंग की वो मान फिर साइलेंट हो गए? आज भी वोटिंग कांग्रेस फिर साइलेंट हो गई। उनके अडवाणी जी ने कह दिया सर, आप अडवाणी जी ने सबको कहा, या तो उन्होंने आज एक नेता नहीं बल्कि एक पत्रकार की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा ना, उन्होंने बीजेपी वालों को आप पर भी तो अप्लाई होता है ना, आप सिर्फ मुद्दा उठाते हैं फिर भाग जाते हैं। भाग नहीं रहे सर, हम वोटिंग की बात पढ़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए जब हमारी सरकार थी 10 साल तो सबसे ज्यादा इसने विपक्ष स्थगित किया आज तक के इतिहास में, वो बीजेपी वालों ने करा है। तो आप हम पे दोष क्यों लगा रहे हैं? बदला लेंगे? बदला नहीं लेंगे, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, पूरा देश लाइन में उठा रहे हैं। देश लाइन में खड़ा है, देश की कई भावनाएं हैं, वो सब हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। आप अपनी भावनाएं जाहिर तो करिए, जनता के सामने बोलिए। स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड है, जब तक ये वोटिंग नहीं करेंगे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम यही कह सकते हैं। सदन खत्म हो जाए, सत्र खत्म हो जाए, आप बिना नियम के चर्चा नहीं करेंगे, चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब तानाशाही मान लें इनकी, जो इन्होंने पब्लिक का बुरा कर रहे हैं। मतलब जो भारद्वाज साहब कह रहे हैं कि दोनों की जिद है, आप मान रहे हैं कि भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं वो भारद्वाज जी को पता, उनकी क्षेत्रीय पार्टी वो अपनी बात जानते होंगे। हमारी राष्ट्रीय पार्टी हम अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमारा मामला ये है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस ने क्रेडिट ले लिया अभी से कि वही जो मुद्दा उठाएंगे वो देश हित में होगा, क्षेत्रीय पार्टी कोई उठाएगा तो वो देश हित में नहीं। क्षेत्रीय तो उठा ही नहीं रहे, ये क्या उठा रहे हैं? इन्होंने कोई उठाया नहीं, आज तक नोटबंदी पे आज तक कोई बात नहीं करी। इनका ये कहना है नहीं, जब हमारी सर जब आपके पास आऊंगा तब आप कहिएगा। नहीं प्लीज सर, प्लीज मेरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनौती का जो खेल चल रहा है ये असल में सिर्फ खेल ही है। आप बोलो और आप चर्चा की मांग करो, हम चुनौती देंगे। मालूम है कि ना वो स्वीकार करेंगे और ना हमें चर्चा के लिए आना पड़ेगा, ये खेल ही चल रहा है। देखिए अतुल, 16 दिन हो गए हैं संसद को चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम सामने आया नहीं है किसी भी बात का। तो लगता तो यही है, जनता में संदेश तो यही जा रहा है कि नूरा कुश्ती हो रही है, ये तो मिली भगत का खेल है कि एक पक्ष अड़ेगा और दूसरा उसको मना करेगा। और रही बात ग्राउंड पे विरोध करने की, संसद से बाहर, तो देखिए अभी विकास जी ने एक बात कही कि हमारी नेशनल पार्टी है और आप क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो देखिए कांग्रेस ने अभी तक ग्राउंड पे कोई इस तरह का विरोध नहीं किया है। हाँ, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने छुटपुट आवाज उठाई है। सबसे बड़ी जो आवाज उठाई है वो तृणमूल कांग्रेस ने उठाई है और ममता बनर्जी शुरू दिन से विरोध पे हैं, रैली भी की। दूसरा जो नाम आता है वो
आम आदमी पार्टी का है। आज देखिए अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी में जाके जनसभा की है और वहां पे आरोप लगाया है कि इस पूरे खेल में 8 लाख करोड़ रुपए का घपला हुआ है। इन चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो छोटे दलों की भूमिका है, छोटे दल तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है अपने आप में जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, तो उसने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया है। संसद में भी वो काम नहीं कर रही है कोई इस तरह का। हाँ देखिए, आप अगर वोटिंग कराना चाह रहे तो आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि हृदय परिवर्तन होगा सांसदों का, कि सरकार को गिरा देंगे, क्योंकि सरकार तो वही बनती है जिसका समर्थन है सबसे ज्यादा सांसदों का। अगर ज्यादा ही नौबत आई वोटिंग करने की, जो मैंने पहले बात कही थी, एक संयुक्त सत्र बुला दिया जाएगा और उसमें वोटिंग करा दी जाएगी, तो आप संख्या बल में कहां ठहरेंगे? आप हारने के लिए वोटिंग करा रहे हैं क्या? तो बात यह है कि इस तरह की जिद छोड़नी चाहिए, सकारात्मक राजनीति है। और जो नतीजा निकालने के लिए प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्रेडिट पहले लिया जा रहा है। ठीक है सर, अब वक्त का मैं रोकूंगा आपको, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा विकास जी, बहुत संक्षेप। मैं नेहरा जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सड़क पे कुछ नहीं कर रही। मैं इनको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे जिले वाइज इसका और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दिन साहब ने तारीफ भी की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो कांग्रेस की रैली थी, प्रदर्शन था, या फिर छोड़ दीजिए तारीफ करी उसको उन्होंने करी, लेकिन हमारी पार्टी ने विरोध किया सड़कों पे। आप ये नहीं कहते पार्टी ने विरोध नहीं किया? पार्टी ने करा। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष और कैसे हो? अच्छा, लेकिन उसी दिन कोई अगर ये तारीफ, अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने रोष मार्च निकाला, पार्टी ने, और कैसे होगा? ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं छोड़ कैसे दिया, कैसी बात कर रहे हैं? प्रदेश भारद्वाज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, छोटी छोटी टिप्पणी सब लोग करें। भारद्वाज साहब, एक तरफ तो हमने देख लिया कि चर्चा सदन के अंदर कितनी हो रही है और डिबेट में भी किस तरीके की चर्चा हो रही है, क्योंकि असल में नतीजा निकालना है नहीं। अब जो है उसी के बीच में कैशलेस का भी जिक्र हो रहा है। आज नू के डीसी ने कहा है अपने तमाम कर्मचारियों को कि भाई दिसंबर की सैलरी से अगर हाथ नहीं धोना है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की व्यवस्था, चाहे जो विकल्प है, जो विकल्प है आप वो कर लीजिए। उन्होंने निर्देश दे दिए हैं, अब जिसके पास होगा विकल्प वो करेगा, नहीं तो दिसंबर की सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये जो फैसला लिया गया है, सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि 7 दिन के भीतर हम इसको करके दिखाएंगे। क्या हम तैयार हैं इसके लिए, और क्या वाकई इस निर्देश से प्रभाव पड़ेगा? अतुल जी, इस तरह के निर्देश अगर दिए हैं जिला उपायुक्ति माध्यम से, उपायुक्त की तरफ से, तो गलत है। ये पॉसिबल नहीं है आज हमारे प्रदेश में। हमारे यहाँ बहुत सी दिक्कतें हैं जिनमें इंटरनेट को चला पाना और इस तरह की जो कैशलेस या ई ट्रांजैक्शंस की जो सुविधाएं हैं या पेटीएम है, ये सबको कंपलसरी करना पॉसिबल नहीं है। अगर सरकार चाहती है तो वर्कशॉप करे, सेमिनार्स करे, लोगों को अवेयर कराए इनके बारे में, कर्मचारियों को जानकारी दे, परंतु अभी से लागू कर दे। नहीं, वर्कशॉप कराया है, हाँ वो ठीक है, परंतु आप जबरदस्ती लागू कर दें। जबरदस्ती उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे आप ये विकल्प हैं, आप कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह कहा ना कि अगर नहीं हुआ तो दिसंबर की सैलरी नहीं मिलेगी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम इसका मतलब जो नहीं कर पाया एक दो उसको तो मिलनी चाहिए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, जैसे आपने 30 दिसंबर की डेट लगा दी और व्यवस्था आप पैसे की नहीं कर पाए, उसी तरह से ये होगा। ठीक है, जेटली साहब इसका जवाब देते हैं। जेटली साहब, ये बिल्कुल सीधे सीधे मैसेज क्यों दिया जा रहा है? जबरदस्ती के मोड में आप लोग क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो मैं नेहरा साहब को भी सुन रहा हूं, बाकी पैनलिस्ट को भी सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो बात तय है जनता के बीच में, सरकार के बीच में, कि नोटबंदी के बाद कुछ तकलीफें जरूर आएंगी, बात यहां पर ये हो रही है, ये नोटबंदी की खिलाफत हो रही है, उन तकलीफों को लेकर हो रही है। जैसा भी नेहरा साहब ने बताया कि आरटीआई से रिपोर्ट नहीं मिल रही। नेहरा साहब, अगर एक इतना बड़ी मुहिम चल रही है, जिस मुहिम के साथ, जैसा आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बात रखी थी कि अगर जो पैसा आ रहा है वो सभी पैसा ब्लैक नहीं है और सभी पैसा व्हाइट भी नहीं है, तो दो बातों को समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आरटीआई के माध्यम से आपको टोटल पैसा बता दिया जाए, आरबीआई कहा, आरटीआई नहीं कहा। नहीं, उन्होंने आरबीआई से आरटीआई बोला। और दूसरी बात, अगर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी तो आपको अगर ये सारी जानकारी मिल जाएगी तो आप तो अपना खेल और आसान कर लेंगे। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, एक बात आ रही थी कि कैशलेस को लेकर के अगर सरकार इसका कदम नहीं उठाएगी, देखिए कैशलेस के ऊपर भी बोला जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो बहुत कुछ है, क्योंकि ये वही तो प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर ये बोला जाता था पानी में से बिजली निकल गई तो फिर बिजली पानी के अंदर रह गया। आप ये विकल्प आज भी दिए जा रहे हैं। भारद्वाज साहब ने आपके इस फैसले पर कहा कि अगर ऐसा कहा गया है तो ठीक बात है, लेकिन जो सख्त निर्देश है नहीं मिलेगा ही नहीं। आप विकल्प तो दीजिए, आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो इस बार हम व्यवस्था कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए सरकार ने यह कहा कि सरकार हर पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेगी, पहला कदम सरकार को उठाना होता है। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि सरकार भी ये जबरदस्ती कर रही है, तो आप आदमी के ऊपर जबरदस्ती तब करेंगे जब पहले हम सरकार उसको लागू कर चुकी होगी। ये खैर तर्कहीन बात है, लेकिन मुद्दा यहां पर यह है।
अभी जो पूरी चर्चा हुई हमारी वो नोटबंदी को लेकर हुई। नोटबंदी के ऊपर दो ही लोग हैं जो कम से कम आगे आ रहे हैं, दो वर्ग हैं जो आगे आ रहे हैं और जो कह रहे हैं हम इसका स्वागत करते हैं, एक जनता और दूसरी भारतीय जनता पार्टी, और तीसरा ऐसा कोई वर्ग नहीं है। बहाने अलग अलग ढूंढे जा रहे हैं, बहाने अलग अलग ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि मतलब पहले ये देश कांग्रेस था, अब ये देश भाजपा हो। मैं ये कह रहा हूं कि जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले से संतुष्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, बावजूद उसके मैं आपको बता रहा हूं, बावजूद उसके, पता नहीं कौन से आपके कहां के, लेकिन बावजूद इसके इसी डिबेट में एक सुनिए, इसी डिबेट के ऊपर यही लोग थे जो कहते थे अरे भाई किसानों का क्या होगा, रबी की बुआई है। मैंने चर्चा से पहले बोला 8% बढ़ गई, वो भ्रष्टाचारियों को बख्शना नहीं चाहती जनता। ठीक है, उसने अभी रबी की बढ़ाई भी बढ़ा दी। ठीक है, विकास जी अभी कुछ बोल लेंगे, बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब रुक जाइए, बुलेट ट्रेन मत बनिए, ठीक है, थोड़ा सा आराम से। ठीक है विकास जी बताइए, मेरा सवाल जो था उसी से जोड़ के मैं आपसे चाहूंगा कि आप जवाब दें। जो अब सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कहा था, मुख्यमंत्री ने बाकायदा बैठक की थी और बैंकों के अधिकारियों के साथ, अपने लोगों के साथ कैशलेस की बात हुई थी। नू के डीसी ने जो व्यवस्था करने की बात कही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जेटली साहब का तर्क है कि जनता से पहले हम सरकार के स्तर पर, सरकार के लोगों के स्तर पर इसको लागू करके एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा इसमें, ज्यादा मत जाइएगा, थोड़ा सा जाऊंगा। नोटबंदी से ही शुरू करूंगा, जरा सही है। जब ये परेशानी आने लगी आम जनता को, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि आप लोग भाजपा के नेता वो बैंकों पे जाओ और लोगों की मदद करो। लेकिन मुझे कोई आज तक भी भाजपा का नेता नजर नहीं आया, ना आपके चैनल ने आज तक कोई दिखाया कि बहुत भाजपा के नेता लाइन में लगे हों, इतने दिन होने आए। दूसरी बात, जब कैशलेस की बात आई, जब मुख्यमंत्री जी ने बैठक करी, इन्होंने कहा हम कनोपियां लगवाएंगे बैंकों के बाहर, हर बैंक के बाहर कैशलेस ट्रांजैक्शन की वो करेंगे। मुझे अभी तक किसी भी ज्यादा बैंकों के बाहर नजर नहीं आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 10-20 बैंक तो मैंने भी देखे। आम जनता के नजरिए से, कांग्रेस के नजरिए से देखते, इस चैनल पर दिखाया जा रहा है 10 मिनट के बाद। अब बोल लीजिए विकास जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। अगर 100% में से 5% कनोपियां लग गई हैं तो मैं उसे कोई इनकी सफलता नहीं मानूंगा। मैं 95% की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अब तीसरा, इनके डीसी साहब ने कह दिया कि हम कैशलेस को कर देते हैं। अरे जनाब, कर तो आप सब कुछ देंगे, आपकी इच्छा बहुत अच्छी है, हम कहते हैं, आप जो फरमान ला रहे हैं सारे अच्छे ला रहे हैं देश की, लेकिन धरातल पे तो कुछ नहीं हो पा रहा। हमारी परेशानी सिर्फ यही है कि आप हर फैसले को लागू कीजिए, अगर वो देश की भलाई के लिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब आप फैसला, जब जनता की भलाई नहीं हो पा रही और जनता त्रस्त हो रही है, तो हमारा हक बनता है, फिर हम चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम नारेबाजी करेंगे, हम विरोध करेंगे, लेकिन सदन में नहीं करेंगे। लेकिन सदन में नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग नेरा साहब बताइए, नेरा साहब, अब वक्त हमारे पास कम है, एक सवाल का जवाब ले लूं, उसके बाद फाइनल कमेंट की तरफ ही बढ़ूंगा बहुत संक्षेप में। नेरा साहब, जो नू डीसी ने फैसला लिया है या जो उन्होंने बात कही है अपने तमाम सरकारी कर्मचारियों को, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई संभव है ये, या दिसंबर की सैलरी से हाथ धोना ही पड़ेगा? देखिए अतुल, पहले एक मैं थोड़ी सी जो गलतफहमी पैदा हो गई थी प्रोग्राम में, उसको दूर करना चाहूंगा। देखिए, जो बड़े भाई हैं जेटली साहब, उन्होंने गुलाम नबी आजाद के जो शब्द हैं वो मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है। मैंने चर्चा में के दौरान ये कहा था कि आज संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पे आरोप लगाया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 10 दिन से टोटल जो नोट आ रहे हैं उनकी जानकारी देनी बंद कर दी है। मैंने आगे ये भी जोड़ा था कि क्या आरबीआई ने जानकारी देनी बंद कर दी है या दे रही है आरबीआई, इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन बीजेपी या सरकार की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ठीक है, तो माफ कीजिए जेटली साहब, मैंने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है। इसको पत्रकारिता का ये अंग नहीं है। हम तो जो सुनते हैं वो आगे बता देते हैं कि हाँ फला आदमी ने ये कहा, तो कम से कम मेरे मुंह में मत डालने की कोशिश कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, आपने जो अतुल नू वाली बात कही, देखिए मुझे लगता है कि ये अभी संभव नहीं है। भविष्य में अगर ये हो जाए तो 5, 6, 7 महीने में, साल में, तो अच्छी बात है, स्वागत करेंगे। लेकिन एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी पेमेंट है वो कार्ड के थ्रू हो, एटीएम के थ्रू हो, इन चीजों के थ्रू हो। उसकी एक छोटी सी वानगी मैं आपको देना चाहूंगा कि किस कदर भगदड़ का माहौल है सरकार में, जो कॉरपोरेशन है सरकारी। रोडवेज एक बड़ा विभाग है हरियाणा में,
और उसमें 5000 के आसपास बसें हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। तो रोडवेज डिपार्टमेंट पे ये दबाव है कि आप कंडक्टर्स को स्वाइप मशीन दीजिएगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो। ठीक है। कि जो लोग कार्ड से पेमेंट करना चाहिए टिकट की, बस की, तो वो उनको सुविधा मिल सके। लेकिन ऑफिसर्स के आगे जो दुविधा है और जो हकीकत में जो वास्तविक दुविधा वो ये है कि 5000 या 6000 जो स्वाइप मशीनें हैं वो ऐसे नहीं खरीद सकते हो जाके कि किसी दुकान से शोरूम से पे चले गए और मशीन खरीद लाए इतनी। बिल्कुल। उसके लिए बाकायदा एक टेंडर होता है और इतनी ज्यादा मशीन होंगी तो हो सकता है ग्लोबल टेंडर भी करना पड़े। तो उसके लिए एक टाइम की जरूरत होती है, आपको विज्ञापन देने होते हैं, आपको एक प्रक्रिया करनी होती है, तो उसमें कम से कम भी 2.5, 3, 4 महीने का टाइम लगता है। लेकिन क्या है कि सरकार का एक ही दबाव है ऑफिसर्स पे, आईएएस पे, कि आप तुरंत से तुरंत लागू कीजिए। देखिए रास्ता भी सरकार ही दिखाएगी। ये है कि अगर किसी ऑफिसर ने जल्दबाजी में अपने लेवल पे मशीनें खरीद ली और उस पे कल दूसरी सरकार आके सवाल खड़े हो सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है, सरकारी प्रक्रिया किस तरीके से चलती है हमें जानने की इसको जरूरत नहीं है, वाकई इसको सभी जानते हैं। तो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। सर नेहरा सर मैं रोक रहा हूं, वक्त मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। भारद्वाज साहब, चर्चा ये करेंगे नहीं, चुनौती कोई स्वीकार करेगा नहीं, लेकिन निर्देश सभी पालना कराना चाहते हैं, सख्त से सख्त निर्देश, कैसे होगा? अतुल जी, सरकार की ओर से कहा गया कि कार्ड से आप पेमेंट करें, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड हो, जबकि सच्चाई ये है कि उस पर सरचार्ज लग रहा है, लोगों को आज भी वो सरचार्ज देना पड़ रहा है और बैंक ये एक्सक्यूज देते हैं कि साहब सुना तो हमने भी है सरकार की ओर से कि सरचार्ज माफ किए जाएंगे, परंतु ऐसा कोई आदेश आया हमारे पास नहीं, तो वो सरचार्ज भी जनता की जेब पर पड़ रहा है। दूसरी बात, आपने जो ये मुद्दा उठाया कि कर्मचारियों को जो कहा गया कि अगर दिसंबर तक वो सीख लें, वो अप्लाई कर दें वो जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं, अदरवाइज आपकी सैलरी काट। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि सरकार भूलकर भी ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा कोई हिटलरी फरमान जारी किया सरकार ने तो सरकार का एक आदमी, एक कर्मचारी की एक दिन की भी तनख्वाह काट कर आप देख लें, आपको सरकार नहीं चलाने देंगे। ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं आपको। विकास जी बहुत संक्षेप में सर, विकास जी तुगलकी फरमान लागू नहीं होने देंगे हरियाणा। वक्त नहीं है, विकास जी बहुत संक्षेप में। देखिए अतुल जी, जो हरियाणा के आंकड़े हैं उनमें 78% जो लोग हैं हरियाणा के, उनके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है और 86% लोग हरियाणा के कैशलेस सैलरी लेते थे। इतने बड़े आंकड़े को आप इतनी जल्दी कैसे कन्वर्ट कर देंगे? आप एक निर्देश से कैसे कर देंगे? प्रॉब्लम यही है कि ये पहले कोई प्लान नहीं बनाते कि कैसे इशू जो ये उठा रहे हैं उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। ये तो एक मुद्दा फरमान जारी कर देते हैं। हम यही तो बात का विरोध करते आ रहे हैं कि जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, पहले आप स्थिति को नॉर्मल तो होने दीजिए। आप 50 दिन तो होने दीजिए, उसके बाद कैशलेस कर दीजिए। आप पे नोट नहीं छप पा रहे, कैशलेस ले आए। ठीक है, यानी फरमान ये जारी कर रहे हैं, विकल्प नहीं तलाश रहे। जेटली साहब बहुत संक्षेप में सर, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। देखिए एक ही बात है, पहले तो अब मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका चैनल हर 10-15 मिनट के बाद ये बात बता रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग कैसे देनी है। हम तो बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, ये सरकार की ही ऐड है। सुनिए मेरी बात, हर बार ये बात बताई जा रही है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम और जनता, एक इंपॉर्टेंट बात एक लाइन में बता दीजिए कि एक ही बात होगा, संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। नेहरा साहब ने जो सवाल खड़े किए कि आपने कह दिया कि मशीनें दे दो, स्वाइप मशीन है ही नहीं, कैसे कर सकता है? सरकारी प्रक्रिया आप भी जानते हैं। देखिए मैं जैसा नेहरा साहब ने अभी एक बात रखी कि सरकारी एक प्रक्रिया होती है, टेंडर होता है, जहां जहां पर बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये बैंक मशीन की कनेक्टिविटी के साथ बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर इतने बड़े सिस्टम को बदलना है तो आप ये देखिए, टेंडर की प्रक्रिया 30 दिन की होती है। नेहरा साहब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। ऑनलाइन टेंडर होने के बाद 30 दिन के बाद आप उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन बात यहां पर ये आ रही है, चलिए सरकार निर्देश देगी और लोग उसकी पालना जल्दी से जल्दी करें। सर वक्त कम हो गया, माफी चाहूंगा, इतनी सी कहिए, केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं। सरकार और जनता दोनों की एक विचारधारा है और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। अगर कोई कहेगा कि हम सरकार को चलने नहीं देंगे, जो 12 साल से जनता ने घर बिठा रखे वो बता रहे हैं हम चलने नहीं देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया नेहरा साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास आ नहीं पा रहा हूं साहब, मेरे पास वक्त नहीं। अरे अब सुन लीजिए, मेरा वक्त है, प्लीज। अरे जेटली साहब हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया साहब। अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, अब शांत हो जाइए, ठीक है, सुन लिया। नेहरा साहब माफी चाहूंगा सर, वक्त नहीं, आपके पास आ नहीं पाऊंगा। फाइनल कमेंट में उसी को मान लिया। बहुत शुक्रिया जेटली साहब, बहुत शुक्रिया नेहरा साहब का, भारद्वाज साहब का और विकास जी आपका। कुल मिलाकर चर्चा करेंगे नहीं, चुनौती एक दूसरे को देते रहेंगे, जनता को इसी तरीके से
बेवकूफ बनाते रहेंगे। कुल मिलाकर कहने की बात यही है, क्योंकि अगर आप चर्चा नहीं कर रहे तो जनता समझ रही है कि दोनों ही बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन परेशानी आप दूर कर दीजिए, अच्छी योजना लाइए, हम भी उसको दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, जनता की तकलीफें भी दिखा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि योजना को कैसे लागू करा पाएंगे, उसका रोड मैप और वो स्ट्रक्चर, उसको लेकर अगर थोड़ा तेजी दिखाते तो लगता है कि निर्देश भी अच्छे, योजना भी अच्छी। नमस्कार।